हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर विद्युत रसायन को। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो विद्युत रसायन का पार्ट फर्स्ट है और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे विद्युत रसायन की परिभाषा, फिर हम लोग देखने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके बाद देखेंगे विद्युत अपघट्ट, फिर देखेंगे सुचालक और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल। सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे सेल, और सेल भी दो प्रकार का होगा, एक होगा विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होगा आपका गैल्वेनी सेल। तो इतने सारे टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे जो टॉपिक है वो आपके विद्युत रसायन चैप्टर के अंतर्गत नहीं है। आप बुक खोलेंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको उसमें नहीं मिलने वाले हैं। तो अब आप सोचेंगे कि जब ये टॉपिक है ही नहीं तो हम यहाँ पर क्यों डिस्कस करा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है, चैप्टर के हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो चैप्टर किन चीजों पर आधारित है वो चीजें आपको आनी चाहिए। आप गलती क्या करते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ना है, बुक खोलेंगे और उसमें जो जो टॉपिक होंगे उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसीलिए आप उसकी सारी चीजें आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप क्या करें कि वो चैप्टर, वो टॉपिक किन किन चीजों पर आधारित, अगर आप उनको अच्छे से समझ लें तो वो टॉपिक तो अपने आप समझ में आपको आने वाले हैं। तो इसमें अधिकतर टॉपिक वही है जिन पर आपका ये पूरा चैप्टर आधारित है। अगर वे टॉपिक आप पे क्लियर नहीं है तो बता रहे हैं ये चैप्टर आपका अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो हम उन्हीं टॉपिकों पर आज ज्यादा फोकस करने वाले हैं जिन पर एक पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है। अब एक और आपको बात बता दें कि ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक जो है आपने कहीं पढ़ा ही नहीं, वो सारे टॉपिक आपने क्लास 11 में पढ़ा है, जैसे विद्युत अपघट्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सब आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उसको अच्छे से डिस्कस कराएंगे ताकि ये चैप्टर आप आसानी से समझ सके। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज का पहला टॉपिक जो है विद्युत रसायन की परिभाषा। अब देखिए, सिंपली विद्युत रसायन की परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने कहीं से कोई रासायनिक ऊर्जा लिया और उससे हमने विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लिया, और कहीं विद्युत ऊर्जा को हमने बदल दिया रासायनिक ऊर्जा में। तो ये जो परिवर्तन है, ये सारे परिवर्तन जिस रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत रसायन। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि आप बात करिए घड़ी के सेल की, घड़ी लेते हैं तो उसमें सेल लगा होता है, या तो रिमोट लेते हैं, रिमोट में सेल लगा होता है, या सिंपल आप अपने घर के इन्वर्टर की बैटरी ले लीजिए। तो आप देखेंगे बैटरी में क्या होते हैं, तमाम केमिकल होते हैं और आप देखते हैं उन केमिकल की सहायता से आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है और उस करंट का यूज करते हैं तमाम पंखे, टीवी जो भी चलाने में यूज किया जाता है। तो देखिए, केमिकल था और केमिकल मतलब क्या हो गया, रासायनिक ऊर्जा, और उसको आपने बदल दिया इलेक्ट्रिक यानी विद्युत ऊर्जा में। तो ये आप बैटरी के अंतर्गत ये होता है कि बैटरी से आपको रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिलती है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, विद्युत लेपन की, तो आप ये चीज देखे होंगे कि तमाम आभूषण होते हैं, आभूषण जो होते हैं उसमें देखेंगे कि आभूषण किसी और धातु के बने होते हैं, लेकिन आप देखेंगे उस पर सोने का परत ऊपर चढ़ा रहता है, लगेगा पूरा ये सोने का है, लेकिन अंदर कोई और धातु होती है या कोई एक उसमें जो होता है मिश्र धातु होती है, उस पर सोने का परत चढ़ा होता है, चांदी का परत चढ़ा होता है। तो ये प्लेटिंग करते हैं। तो आप उसको अगर देखेंगे तो आपने क्या देखा होगा कि उसमें प्लेटिंग करने के लिए उसमें करंट फ्लो कराते हैं, विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं, और विद्युत धारा की सहायता से जो है एक धातु के ऊपर दूसरे धातु के परत चढ़ जाती है। तो वहां पर आपने विद्युत धारा प्रोवाइड किया और रासायनिक परिवर्तन हो गए, यानी विद्युत धारा का परिवर्तन किसमें हो गया, रासायनिक ऊर्जा में। तो ये जितने भी परिवर्तन है, ये सभी के सभी परिवर्तन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी ये सारे के सारे परिवर्तन पढ़े जाते हैं विद्युत रसायन में। तो ये तो सिंपल एक विद्युत रसायन की परिभाषा हो गई और आपने देख लिया कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हम इसका कितना ज्यादा यूज करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि विद्युत रसायन के आगे और भी टॉपिकों को, और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये विद्युत रसायन जो आपका चैप्टर में जो भी टॉपिक है, यानी जो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है या रासायनिक ऊर्जा में जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इसका कारण क्या है, क्या रीजन है इसका, क्यों ऐसा होता है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका एकमात्र रीजन है और वो है रेडॉक्स अभिक्रिया।
इसीलिए हमने बताया कि रेडॉक्स अभिक्रिया इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो विद्युत रसायन है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एक अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रयोग करके ही हम ये जो है विद्युत रसायन के सारे जितने भी चीजें हैं उसके अंतर्गत उसका निर्माण करते हैं। तो सिंपल रेडॉक्स अभिक्रिया अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो फिर चैप्टर तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आपको बता दें चैप्टर के हर जगह रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रयोग है। तो सबसे पहले हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को अच्छे से समझ लेते हैं 2-4 मिनट के अंदर। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक और नाम है और वो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब सिंपल बता दें कि रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहले आपको समझ लेना होगा दो जो है अलग अलग टॉपिकों को। पहला आपको समझना होगा ऑक्सीकरण और दूसरा आपको समझना होगा अपचयन। तो दोनों प्रक्रिया बहुत सिंपल है, हम आपको सिंपली समझा दे रहे हैं। ये है, आप पहला देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम लोग ऑक्सीडेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। तो सिंपली आपको बता दें किसी भी पदार्थ से, पदार्थ मतलब अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, तो किसी भी पदार्थ से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। या किसी पदार्थ द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। जैसे कि देखिए सिंपल यहाँ पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया तो आपने जान लिया, साथ साथ ये प्रक्रिया को लिखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम इसको अच्छे से लिखना सीखेंगे तभी विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रक्रिया ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण, तो देखिए ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। अब उसमें पदार्थ में आपका अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकता है। जैसे इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये सोडियम, और जितने इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा वो इस साइड लिखते हैं प्लस के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और आपको याद रखना है किसी के अंदर से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर उतना ही प्लस यहाँ पर लग जाता है। और देखिए ये हो गई ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। अब आपको याद रखना है कि किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड निकलता है, ठीक है। ये दिखाया गया है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अभी हम दूसरा ले लें, जैसे कैल्शियम ले लें। अभी कैल्शियम से मान लीजिए हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर डबल प्लस हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी हम आयनों से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने ले लिया ये Fe++, तो ये एक आयन है, हम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। मान लीजिए हम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। देखिए 2 प्लस पहले से था, एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ क्या जाएगा, ट्रिपल+। अभी हम किसी अणु से भी निकाल सकते हैं। जैसे अणु की बात करते हैं, जैसे हम लोग H2 से निकालना है, ये एक अणु है, तो H2 से निकालेंगे तो इसमें H से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो बन जाएगा H+। क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2H+, और एक H से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2 से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं ऑक्सीकरण की हैं, ठीक है। बारीकी से समझिएगा, लिखने का तरीका आपको समझना है किस तरह लिखते हैं, तो आगे चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला देखते हैं दूसरा प्रोसेस, अपचयन। अपचयन क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में अणु, परमाणु, आयन द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन। सिंपल सी बात है, कोई भी पदार्थ है उससे इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो प्रक्रिया कहलाएगी अपचयन। जैसे सिंपल एग्जांपल है, हमने क्या किया, यहां पर देखिए, इधर हम बताते हैं आपको अपचयन। अभी हमने क्या किया, इसको, अब इसको कैसे लिखते हैं ये देखिएगा, ये बहुत जरूरी है। जैसे हमने यही ले लिया, यहां पर आयरन ट्रिपल+, 1 2 3, और हमने इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा क्या, यहां पर देखिए जितना माइनस जाएगा उतना इसका प्लस कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आयरन आपका डबल+। तो यहां देखिए ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा, तो ये प्रक्रिया है अपचयन। और लिखने का तरीका क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसको तीर के इस साइड लिखते हैं प्लस करके, निकलता है तो तीर के इस साइड लिखते हैं, ठीक है। अभी और जोड़ते हैं, जैसे अणु में जोड़ते हैं, जैसे हमने क्लोरीन ले लिया Cl2, ठीक है। अभी Cl2 में हमको जोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए Cl2 जो होता है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 क्लोरीन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये बनाएंगे 2 Cl-, और ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। इसको और बारीकी से आपको समझना है तो आप इस क्लास 11 के ऑक्सीकरण और अपचयन वाले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत बेटर इस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्लोरीन यहाँ लिया, तो ये इसके द्वारा ले लिया गया, ऐसे आपका
किसी के द्वारा भी लिया जा सकता है। ये देखिए, अगर इस पर कोई चार्ज नहीं लगा है, इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा तो इस पर माइनस चार्ज लग जाएगा। देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन उतने माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया है तो एक माइनस ये लगा है, और अगला वाला क्लोरीन में भी एक लगा तो 2 क्लोरीन माइनस आपको मिल गए। तो ये देखिए, ये प्रक्रिया है अपचयन की। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो नाम से ही आप जान रहे हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, मतलब ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये सिंपल सी इसकी परिभाषा है। अगर इसकी एक एक्यूरेट परिभाषा बोलनी है तो हम लोग सिंपल यही कहेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकाल के दूसरे पदार्थ में चला जाता है, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में चला जाता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी सिंपल कहने का मतलब क्या है कि हमने ले लिया इसमें से, मान लीजिए एक, मान लीजिए हमने ले लिया यहां पर Na, ठीक है, और Na को ले लिया और इसमें से देखिए इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हो गया Na प्लस और इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसमें से हमने मान लीजिए ले लिया Cl2, ये ले लिया हमने Cl2, ठीक है। Cl2 में देखिए ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा 2Cl माइनस, ठीक है। ये देखिए, ये प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। और ये क्या है? अपचयन की प्रक्रिया है। अपचयन को इंग्लिश कहते हैं रिडक्शन, ठीक है, ये रिडक्शन की प्रक्रिया है। तो देखिए, ये ऑक्सीकरण, ये रिडक्शन की प्रक्रिया, अगर इनको हम जोड़ दें और जोड़ के एक यहां पर रिएक्शन लाएं तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, और आप देखेंगे कि उसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में जा रहा है, सोडियम से निकलेगा और क्लोरीन में जाएगा। तो जो वो प्रक्रिया आएगी उसे हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब खास बात यह है कि ये रिएक्शन आपको इस चैप्टर में बहुत बार जोड़ना है, तो इसलिए इसको जोड़ने आना चाहिए। आपको बता दें कि ये रिएक्शन ऐसे नहीं जुड़ेगा, ये दोनों प्रक्रियाएं तब जुड़ेंगी जब दोनों साइडों में इलेक्ट्रॉन क्या हो? बराबर हो। यानी बिना बराबर हुए इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसको हम लोग बराबर करने के लिए करते क्या है? यहां पर कुछ विशेष नहीं करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन यहां बराबर करने हैं उतने इन संख्याओं से हम लोग गुणा कर देते हैं, उचित संख्याओं से गुणा करके इनको बराबर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समीकरण में हम किसी भी संख्या गुणा करेंगे, समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर इनको जोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन को काटना होगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां भी 2 बनाना होगा, इसके लिए इसमें 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। 2 से गुणा करते यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों से बच्चों में तो खत्म हो जाएगा, और बाकी चीजें जुड़ेंगी तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 सोडियम प्लस, देखिए इस तीर के इस साइड कुछ नहीं बचा है, हमेशा तीर के इस साइड वाला इस साइड लिखते हैं और तीर के इस साइड वाला लिखते हैं इस साइड। तो देखिए ये सोडियम था, अभी प्लस होगा तो तीर के इस साइड है क्लोरीन, तो यहाँ देखिए हो गया Cl2, और तीर के इस साइड देखिए क्या होने वाला है? 2 का गुणा हुआ तो यहाँ हो गया आपका 2Na प्लस, और यहां पर आप देखिए क्या है? प्लस 2Cl माइनस। अभी ये एक रिएक्शन हो गया, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2Na प्लस Cl2, और ये बनाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2NaCl। ये देखिए ये एक रिएक्शन आपका बन चुका है, ठीक है, 2Na प्लस Cl2 प्लस 2NaCl। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन में जा रहा है, जिस कारण सोडियम को हो रहा है ऑक्सीकरण और क्लोरीन को हो रहा है अपचयन, और इस कारण इसे हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहाँ जरूरी चीज क्या थी आपके समझने के लिए? ये थी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हम लोग कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कैसे चार्ज लगेगा। दूसरी प्रक्रिया ये समझनी थी कि इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तब यहाँ पर क्या होता है, कैसे चार्ज लगता है। और तीसरी प्रक्रिया आपको बहुत महत्वपूर्ण समझनी थी कि रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग कैसे लिखते हैं और 2 अलग अलग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को कैसे जोड़ते हैं, क्या बातें ध्यान में रख के जोड़ते हैं। तो बातों को क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बराबर, तभी ये जुड़ेगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आप हमें उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे समझ गए होंगे। पूरा का पूरा हमने लिखना समझा दिया, परिभाषा समझ दिया, बता भी दिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं अब अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक है विद्युत अपघट, ठीक है, विद्युत अपघट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। विद्युत अपघट, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। अब विद्युत अपघट्ट क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सी है कि ऐसे सभी पदार्थ जिनके जलीय विलयन, ऐसे सभी पदार्थ जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, वे सब के सब कहलाते हैं विद्युत अपघट्ट। अब ये सिंपल सी बात है, कोई भी है उसको हम लोग
जल में घोल दिए या उसको गला दिए, और ऐसे समय उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उन सभी पदार्थों को कहेंगे विद्युत अपघट। अब यहाँ पर फैक्ट ये आता है कि आखिर ऐसे पदार्थ जो होते हैं इनके गलित अवस्था या विलयन अवस्था में जो है विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है? तो उसका रीजन है कि उनका आयनों में टूट जाना। वो ऐसे पदार्थ जो विद्युत अपघट होते हैं वो गलित अवस्था या विलयन की अवस्था में आयनों में टूट जाते हैं। तो इसकी एक और परिभाषा बनती है कि ऐसे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था गलाने पर आयनों में टूट जाते हैं वे भी कहलाते हैं विद्युत अपघट। जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हमने ले लिया NaCl ले लिया, KCl ले लिया, NaOH ले लिया, HCl ले लिया, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ये सब विद्युत अपघट हैं, क्योंकि अगर इनको हम लोग जल में घोलेंगे तो ये आयनों में टूट जाते हैं और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इनको गला दें तब भी ये आपका जो होते हैं कि गलित अवस्था में भी आयनों में टूट जाते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए, विद्युत अपघट। ठीक है, अब विद्युत अपघट भी होते हैं दो प्रकार की। पहला जो होता है प्रबल विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट, ठीक है, और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट। अब देखिए प्रबल क्या होता है? ऐसा विद्युत अपघट, ठीक है, ऐसा विद्युत अपघट जिसके आयनन की मात्रा उच्च होती है। आयनन की मात्रा उच्च क्या हुआ कि उसको जितना हम लोग जल के अंदर डाल रहे हैं वो पूरा पूरा लगभग टूट जा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में टूट रहा है, वे सभी विद्युत अपघट कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट। और ऐसे विद्युत अपघट जिसके आयनन की मात्रा बहुत कम हो, यानी कि आप जल में ढेर सारा डालें और उसमें टूटा बहुत ही कम कण, बहुत कम आयनित हुए कण, तो मतलब उनके आयनन की जो मात्रा है वो बहुत कम है। आयनन मतलब कि आयन में टूटने की जो मात्रा वो बहुत कम हो तो उसे कहेंगे दुर्बल विद्युत अपघट। जैसे सिंपल एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हमने किसी एक विद्युत अपघट के 1000 कणों को गलाया, 1000 कणों को जल में घोला, 1000 कणों को जल में घोला और पता चला कि उसमें से जो है 990 या 999 टूट गए आयनों में, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट। अब ऐसा हुआ कि हम लोग 1000 डाले, उसमें से केवल 5-6 कण टूटे केवल आयनों में, तो उसे कहेंगे दुर्बल विद्युत अपघट। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रबल विद्युत अपघट का एग्जाम्पल तमाम है, जैसे कोई भी लवण ले लिए, ठीक है, लवण जो होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट होते हैं। NaCl हो गया, KCl हो गया, या हम लोग प्रबल अम्ल ले लेते हैं, जैसे HCl ले लिए, H2SO4 ले लिए, ठीक है, या ऐसे तमाम ले लिए, या कोई क्षार ले लिए प्रबल, NaOH ले लिए, KOH ले लिए, तो ये सब प्रबल विद्युत अपघट है। ठीक है, दुर्बल की बात करते हैं तो दुर्बल में देखिए, दुर्बल में सामान्यतः दुर्बल अम्ल आते हैं। ठीक है, जैसे दुर्बल अम्ल में आपका कौन कौन से, जैसे एसिटिक अम्ल आ गया, CH3COOH आ गया, या ऑक्जेलिक अम्ल आ गया, ऑक्जेलिक अम्ल आपका H2C2 और O4 ये आ गया। ठीक है, या आपका हाइड्रोजन साइनाइड आ गया, HCN आ गया, या H2S आ गया, ठीक है, या अमोनिया आ गया। अमोनिया का जलीय विलयन तो मतलब NH4OH लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सब जल में जाने के बाद वो थोड़ा बहुत आयनित होते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग का जो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, वो चलते हैं और वो पॉइंट है सुचालक। तो हम लोग देख लेते हैं कि सुचालक क्या होते हैं। तो देखिए अगला जो पॉइंट है वो है सुचालक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब सुचालक क्या होता है? सुचालक ऐसे सभी पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, उन सारे पदार्थों को हम लोग कहते हैं सुचालक, इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, ऐसे सभी पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे हम लोग कहते हैं सुचालक। जैसे तमाम चीज आप जानते हैं, इसके एग्जाम्पल हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस लेकिन आपको ये ज्यादा जरूरी जानना है कि सुचालक कितने प्रकार के होते हैं। तो सुचालक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सुचालक होते हैं देख लीजिए। तो 2 प्रकार के सुचालक होते हैं। पहला जो सुचालक होता है वो होता है आपका, पहला सुचालक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सुचालक, इलेक्ट्रॉनिक सुचालक। और दूसरा जो होता है वो होता है विद्युत अपघटनी सुचालक।
विद्युत अपघटनी सुचालक। तो ये दोनों सुचालक हम लोग एक एक करके देखते हैं। सुचालक दोनों होंगे, दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सुचालक और विद्युत अपघटनी सुचालक। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, सुचालक का मतलब हमने बताया कि ऐसे सभी पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें कहते हैं सुचालक। अगर आपको इन दोनों को समझना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर किसी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती कैसे है, ठीक है, क्या रीजन है उनके विद्युत धारा के प्रवाह का। तो हम आपको बता दें, विद्युत जो होता है वो आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है। सबसे पहले विद्युत जान लीजिए क्या होता है। तो विद्युत होता है आवेश का प्रवाह, और जिनके अंदर भी आवेश मुक्त रूप से उपस्थित रहेंगे, जो कि मुक्त रूप से आवेश जिनके अंदर भी उपस्थित रहेंगे, वो विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। क्योंकि विद्युत धारा क्या है, आवेश का प्रवाह। तो आवेश का प्रवाह केवल वही कर सकते हैं जिनके अंदर मुक्त रूप से आवेश हो, क्योंकि आवेश को केवल आवेश ही ढो सकता है, यानी आवेश का वहन जो है केवल आवेश ही कर सकता है। मतलब हमारे कहने का यह मतलब है, अगर यहां से आपको आवेश यहां ले जाना है तो उसके लिए आपको कोई आवेशित कण चाहिए जिसके ऊपर खुद का आवेश हो, वही आवेश को ले जा सकता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं आवेश की, तो आवेश आपको मुक्त रूप में दो जगहों पर मिलते हैं। एक आपको मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आवेश होता है, और दूसरे मिलते हैं आयन, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन एक तो आपको मिलता है यहां पर इलेक्ट्रॉन, और दूसरे मिलते हैं आयन, ठीक है। आयन में हो सकता है आपका धनायन भी, और आयन में कौन हो सकता है, ऋणायन भी। दोनों पर क्या होते हैं, आवेश होते हैं। धनायन ऋणायन पर भी आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होगा। ये तीन ऐसे आवेश हैं जो आपको मुक्त रूप में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये भी विद्युत धारा को वहन कर सकता है, ये भी विद्युत धारा को ले जा सकता है। मुक्त रूप से रहेंगे तो ये भी मुक्त रूप से रहेगा तो ले जा सकता है, क्योंकि तीनों के ऊपर आवेश है, और आवेश का प्रवाह ही कहलाता है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत आवेश का प्रवाह ही आपका विद्युत कहलाता है। तो ये तीनों अगर कहीं भी मुक्त रूप से रहेंगे तो ये विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है और इसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ऐसे सभी सुचालक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सुचालक। इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सुचालक, या इनका एक और नाम है धात्विक सुचालक। धात्विक सुचालक। क्यों धात्विक सुचालक कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा जिसमें चालक का गुण आता है, या सुचालक जो इलेक्ट्रॉन का जो चीजें सुचालक होती हैं वे सब होती हैं धातु। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाती हैं, धनायन बनाती है। तो सिंपल, जब कोई धातु होता है तो उसके अंदर जो धातुएं होती है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धातुओं के जो जालक होते हैं उसमें चारों तरफ फैले होते हैं। अब उसमें जब फैले होते हैं तो मुक्त रूप से फैले होते हैं, ठीक है, चारों तरफ फैले रहेंगे, और जैसे हम उससे विद्युत धारा प्रवाह कराना चाहते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह दौड़ने लगेंगे, और यही आवेश जब दौड़ते हैं तो यही आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए जितने भी धातु होते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सुचालक या धात्विक सुचालक। दूसरा देखिए होता क्या है, विद्युत अपघटनी सुचालक क्या है। अभी अभी विद्युत अपघट पढ़े होंगे तो आप ये जाने होंगे कि अगर विद्युत अपघट को जल में घोल दिया जाए या हम लोग उसको गला दें तो ऐसे कंडीशन में वो आयनों में टूट जाते हैं। तो जब वो आयनों में टूटते हैं तो मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। जैसे आपने जल में घोल दिया NaCl को, ये NaCl को हम जल में घोलें तो जल के अंदर NaCl जाते ही इसमें बदल जाएगा Na+ में, और प्लस ये बदल जाएगा Cl- में। इन दो चीजों में बदल जाएगा और ये दोनों चीजें इसमें मुक्त रूप से तैरेंगी, कोई बाउंडेशन नहीं है। वो अब चारों तरफ मुक्त रूप से फ्री है, वहां पर टहलने के लिए फ्री है, गला देंगे तब भी फ्री है और इस तरह भी फ्री है। तो अब जब आप इसमें इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहेंगे, जब दो इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अब क्या होगा कि अब विद्युत धारा में क्या होगा, आवेश होगा। तो ये चूंकि फ्री है तो ये उस आवेश को लेके एक जगह से दूसरे जगह क्या करेंगे, जाने लगेंगे, और जाने लगेंगे तो इसमें विद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। तो इस तरह इनके द्वारा जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत अपघट के द्वारा, तो इससे हम लोग ऐसे सुचालक को कहते हैं विद्युत अपघटनी सुचालक। यानी जिनमें धनायनों और ऋणायनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन सभी सुचालक को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सुचालक। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे समझ गए होंगे कि विद्युत अपघटनी सुचालक क्या है। अब देखिए अगला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आता है, ठीक है, और वो है इलेक्ट्रोड।
इलेक्ट्रोड या जिसे हम लोग कहते हैं अर्ध सेल। अगला पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रोड या इसको हम लोग कहते हैं अर्ध सेल। अब देखिए इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल इस विद्युत रसायन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग किसको कहेंगे इलेक्ट्रोड और किसे कहेंगे अर्ध सेल। तो सिंपल देखिए इसी चैप्टर के लिए इलेक्ट्रोड तो बहुत जगहों पर यूज किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली में आप इलेक्ट्रोड जो यहाँ पर जो हम लोग परिभाषा देंगे इस चैप्टर के हिसाब से देंगे, ठीक है। लेकिन अर्ध सेल जो है ये आपका ज्यादा बेटर है, तो आप इसको अर्ध सेल कहिए तो ज्यादा बेटर होगा। इलेक्ट्रोड हम लोग आगे चलकर कुछ कहेंगे लेकिन इसको अर्ध सेल कहना ज्यादा बेटर होगा। तो अब इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल क्या होता है, तो अभी आपने पढ़ा विद्युत अपघट्य सुचालक और दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक सुचालक, ठीक है। तो अभी हम क्या कर दें कि यहां पर एक ले ले विद्युत अपघट्य सुचालक, यानी एक पात्र ले ले और इसमें ले ले जल। ये देखिए हमने इसमें जल ले लिया और इसमें कोई विद्युत अपघट्य घोल दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने घोल दिया विद्युत अपघट्य घोल दिया, तो मतलब ये क्या हो गया विद्युत अपघटनी सुचालक। इसके बाद हम इसमें क्या करें कि एक इलेक्ट्रॉनिक सुचालक डाल दें। ये कौन सा सुचालक है, ये है इलेक्ट्रॉनिक सुचालक, यानी इधर, यानी कोई धातु की छड़ डाल दी, ठीक है। विद्युत अपघटनी सुचालक लिए और इलेक्ट्रॉनिक सुचालक इसमें डाल दिए हैं, तो इस प्रकार ये जो युक्ति बनी है इसी को हम लोग कहते हैं अर्ध सेल, ठीक है। इसी को हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं अर्ध सेल, ठीक है। इसे कहते हैं अर्ध सेल। देखिए अर्ध सेल ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग सिंपल कहते हैं अर्ध सेल, ठीक है। विद्युत अपघटनी सुचालक लेके इलेक्ट्रॉनिक सुचालक डाल दिए तो इसे अर्ध सेल कहते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग इसी को इलेक्ट्रोड भी कहेंगे, ठीक है। और जगहों पर इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो इससे अर्ध सेल कहना ज्यादा बेटर होगा। तो यही आपका अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड है, जब विद्युत अपघटनी सुचालक के अंदर हम लोग डाल देते हैं किसको, इलेक्ट्रॉनिक सुचालक को। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं सेल, ठीक है। सेल देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं सेल कि हम लोग सेल किसे कहते हैं। देखिए सेल क्या होता है, ठीक है। अभी अभी आपने क्या पढ़ा, अर्ध सेल, ठीक है। अभी आपने पढ़ा अर्ध सेल। मान लीजिए कि ये है आपका एक अर्ध सेल और एक दूसरा इधर आप लोग लेते हैं एक और अर्ध सेल है, ठीक है। एक पात्र में भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ये दो अर्ध सेल है। जब दो अर्ध सेलों को हम क्या करें कि एक इलेक्ट्रॉनिक सुचालक द्वारा आपस में जोड़ दें, तो ये जो पूरी की पूरी युक्ति बनती है इसी को हम लोग कहते हैं सेल। यानी कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक सुचालक द्वारा जब दो इलेक्ट्रोड या दो अर्ध सेल को आपस में जोड़ देते हैं तो जो युक्ति बनती है या जो यहां पर जो कुछ बनता है उसे हम लोग कहते हैं सेल। और सेल भी जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। पहला जो सेल होता है वो होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा जो होता है उसका नाम है गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल या इसी का एक और नाम है वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल। असल में इसका नाम जो है वो गैल्वेनी सेल ही होता है, लेकिन होता क्या है कि एक वैज्ञानिक थे वोल्टा नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले गैल्वेनी सेल का निर्माण किया था, इसीलिए इसको गैल्वेनी सेल को हम लोग वोल्टी सेल भी कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये दो प्रकार के सेल किस कौन से सेल है। तो सिंपल सबसे पहले देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो ऐसा सेल, ठीक है, ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, उस सेल को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। यानी विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए और विद्युत धारा बदल जाए रासायनिक ऊर्जा में, तो जिस सेल में यह प्रक्रिया कराई जाती है उस सेल को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा गैल्वेनी सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है, उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। यानी उसमें कुछ रसायन रहेंगे और उनके द्वारा आपको विद्युत ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसे सभी सेल जिसमें ये चीज होता है उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनी सेल या हम लोग कहते हैं वोल्टी सेल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखना या इसको चित्र समझाते हैं तो आपको यहाँ बहुत एग्जैक्टली बता दे रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से समझा दे रहे हैं।
जैसे हमने विद्युत अपघटनी सेल ले लिया। अब देखिए विद्युत अपघटनी सेल कुछ इस प्रकार का होता है। ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका विद्युत अपघट्य होता है। पता ही है कि 2 अर्ध सेल बनाना है तो उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रोड चाहिए, उसके लिए विद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा। और लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये देखिए एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक ही पात्र के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसको क्या करते हैं कि एक बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। एक बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पर बैटरी से या सेल से जोड़ देते हैं, किसी से भी जोड़े, सेल का सिंबल ऐसा है, ठीक है। एक तरफ हम लोग मान लेते हैं कि प्लस है और एक तरफ है माइनस, ठीक है। अब यहाँ विद्युत अपघट्य लिए तो यहाँ कोई एग्जांपल मान लो, जैसे हमने इसको ले लिया कि ये है जिंक क्लोराइड, GnCl2 का मान लेते हैं का गलित अवस्था है, गलित अवस्था, यानी कि यहाँ पर जिंक क्लोराइड हम लोग गला दिए। अब पिघली अवस्था में जब जिंक क्लोराइड यहाँ जाएगा तो यहाँ जिंक क्लोराइड बदल जाएगा Zn++ और क्लोरीन बदल जाएगा Cl- में, ठीक है। जैसे इसको पिघलाएंगे इस रूप में पिघल जाएगा। अब पिघलाने के बाद जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए होगा क्या, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए इस प्लस पर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2 ध्रुव है, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे रिएक्शन लिखते हैं, क्या क्या होता है। प्लस पर देखिए कौन जाएगा, माइनस वाला यानी Cl जाएगा, ठीक है। प्लस भाई ये इलेक्ट्रोड है जिस पर माइनस यानी Cl वाला जाएगा, और जब प्लस पर Cl वाला जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Cl- पर इलेक्ट्रॉन है तो अभी इलेक्ट्रॉन ये लेगा नहीं, ये क्या करेगा, देगा, ठीक है। और प्लस इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जाहिर सी बात है प्लस का काम है इलेक्ट्रॉन ऋणावेश को खींचना है, तो वो प्लस वाला इसका इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल देगा बाहर। तो ये बचेगा क्या आपका Cl, और प्लस इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये केवल Cl बचा। Cl एक गैस है इसलिए अकेले नहीं रहती, ये बन जाएगी Cl2 के रूप में। अगर ये 2 होगा तो ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। एक प्रोसेस हो गया। इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रोसेस जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। शुरू में मैंने समझाया था कि ऑक्सीकरण, अपचयन, यही सब तो होगा ही पूरे पूरे चैप्टर में, ठीक है। दूसरा देखिए ये जिंक है, इसको माइनस वाला खींचेगा यानी माइनस पे जिंक जाएगा। अब माइनस है तो माइनस वाला क्या देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाएगा जिंक, ठीक है। ये थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं, ये जिंक बन गया। इलेक्ट्रॉन लिया जिंक तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, अपचयन। ये हो गई प्रक्रिया अपचयन, ठीक है। अभी ये दोनों प्रक्रिया, दोनों इलेक्ट्रोड पर, तो फाइनल इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, फाइनल इसका निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ पर जिंक और 2 Cl, ठीक है। यहाँ पर जिंक Cl जोड़ देते हैं तो ये देखिए बन जाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड ही बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन दोनों पक्षों में बराबर यानी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया जिंक क्लोराइड, जिंक प्लस प्लस और 2 Cl- जोड़ेंगे तो ये जिंक क्लोराइड हो जाएगा। और ये देखिए ये बदल रहा है आपका जिंक, और प्लस किसमें बदल रहा है, Cl2, ठीक है। ये आपका जिंक प्लस Cl2, देखिए जिंक बचा Cl2। तो आपने क्या देखा, ये आपने देखा यहाँ पर आयन थे और वो देखें आयन अब सामान्य रसायन में बदल गए। जिंक यहाँ पर आप देखेंगे माइनस के नीचे यहाँ एकत्रित हो जाएगी और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो सोचिए इलेक्ट्रिक फ्लो किए, आपको 2 प्रकार के रसायन मिल गए, जिंक और क्लोरीन, जो वहां पर मुक्त अवस्था में आपको प्राप्त हो गए अलग से। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फ्लो किया और आपको यहाँ पर रसायन मिले, तो ये आपका ये जो प्रक्रिया होगा ये कहलाएगा आपका विद्युत अपघटन। ये प्रक्रिया कहलाएगा विद्युत अपघटन, और जिस सेल के अंतर्गत कराए इसे कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल, यानी विद्युत के द्वारा चीजों को तोड़ देना, अपघटित कर देना, ठीक है। बहुत सिंपल समझ गए होंगे आप। दूसरा देखते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। गैल्वेनिक सेल में होता क्या है कि गैल्वेनिक सेल में हम लोग करते क्या है कि इस समय हम लोग विद्युत ऊर्जा जो होता है, रासायनिक ऊर्जा जो होता है उसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग लेते क्या है, इसके लिए देखिए हम इसमें सेल में मतलब कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हैं। अच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज तो हम बात बताना भूल ही गए, ठीक है। क्या बताना भूल गए, देखिए इसमें यहां पर 2 प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो आपको बता दें कि जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं एनोड। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे कहेंगे एनोड। और जिस पर अपचयन होता है उसे कहेंगे क्या, कैथोड, ठीक है। ये लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। वो प्लस माइनस को एनोड कैथोड
मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीकरण होता है तो उसे एनोड कहते हैं, और अपचयन होता है तो उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। वो किसी भी ध्रुव पर हो, चाहे प्लस पर हो चाहे माइनस पर, ऑक्सीकरण को हमेशा एनोड कहेंगे और अपचयन जिस पर होगा उसे हमेशा क्या कहेंगे? कैथोड। अब गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल का एक हम सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इधर ऊपर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे गैल्वेनिक सेल का एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बना लेते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल, अब देखिए डेनियल सेल में क्या होता है, जाहिर सी बात है सेल है तो 2 इलेक्ट्रोड होंगे यहाँ, यानी 2 अर्ध सेल होंगे, ठीक है। तो देखिए 2 अर्ध सेल यहाँ कैसे होते हैं, इस तरह होता है, एक अर्ध सेल ऐसे होता है, ठीक है। इसमें कोई विद्युत अपघट्ट होता है और इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक सुचालक डाला जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सुचालक यहाँ पर होता है, ये होता है इसमें डेनियल सेल में जिंक का, जिंक। और इस समय जो भरा गया होता है, इस समय वो भरा जाता है जिंक सल्फेट, ZnSO4, यहां पर विलयन होता है जिंक सल्फेट का। फिर एक और पात्र यहां पर लेते हैं, ठीक है, डबल पात्र होता है, और इसमें देखिए यहां पर इलेक्ट्रोड एक बना लेते हैं, ये ले लेते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड, और यहां भर देते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, ऐसा हम लोग भर देते हैं। अब भरने के बाद क्या करते हैं, यहां पर इसको जो होता है, इस दोनों पात्रों को हम लोग एक लवण सेतु द्वारा जोड़ देते हैं। लवण सेतु को हम लोग कहते हैं साल्ट ब्रिज, ठीक है। ये साल्ट ब्रिज में होता क्या है कि इसमें किसी लवण का, ठीक है, किसी प्रबल लवण का घोल जो है, बहुत गाढ़ा घोल जो है, इसमें भर देते हैं। भर के यहाँ पात्र पर कुछ कॉटन वाटन या जो है रुई लगा देते हैं, जिससे कि ये जो है रुई लगाने की वजह से पूरा अंदर ना आए, बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन या जिन चीजों को अंदर जाना बस वही जा सकते हैं, सूक्ष्म कण ही जा सकते हैं, पूरा पूरा विलयन नीचे न आए। तो कॉटन लगा के कोई यहाँ पर शांत विलयन भर देते हैं किसी लवण का, तो ये लवण सेतु होता है। इसके बाद करते क्या है, इसके बाद यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ आपको जो लगाना है विद्युत धारा मापने वाला, ठीक है, वोल्ट मीटर या गैल्वेनिक मीटर, वो लगा देते हैं, ठीक है। लगाते हैं, जैसे ही लगा के जोड़ते हैं तो इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और विद्युत धारा किधर से जाती है, विद्युत धारा की दिशा होती है ये इस कॉपर से होते हुए किधर जाती है, जिंक की ओर जाती है, ठीक है। ये विद्युत धारा की दिशा होती है। और याद रखना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिंक से निकल के जाते हैं जो है कॉपर की ओर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर जाएंगे, लेकिन विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इधर होगी। तो ये आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के हमेशा कहां होती है, विपरीत होती है। कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है किसी परिपथ में, तो समझिए विद्युत धारा की दिशा उसके जस्ट क्या होगी, विपरीत होने वाली है। तो वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकल के आते हैं और कॉपर इधर से इधर निकल के, यहाँ विद्युत धारा इधर से निकल के इधर जाती है। अब यहाँ देखते हैं एक और चीज कि कौन प्लस है कौन माइनस है। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जा रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, ऋणावेश कब किससे दूर जाएगा, जब वहां पर ऋणावेश हो। तो यानी सिंपल से मतलब है कि जिंक रहा होगा ऋणावेश, तभी इलेक्ट्रॉन इससे दूर भाग रहा है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तभी यहाँ से निकल के जा रहा है, ये ऋणावेश है तभी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, मतलब ये कॉपर वाला ध्रुव क्या है, धनावेश है, ठीक है, धन ध्रुव है, तभी ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। प्रक्रिया देख लेते हैं, बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक है, ठीक है। तो यहाँ जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण, यानी जिंक अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है और बना रहा है जिंक डबल प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे रहा है, ठीक है। ये किस पर हो रहा है, ये माइनस ध्रुव पर हो रहा है। फिर देखिए प्लस ध्रुव पर हो क्या रहा है, प्लस ध्रुव पर कॉपर प्लस प्लस है। अब आप सोचेंगे ये कॉपर प्लस प्लस कहां से आए, यहाँ तो कॉपर है, अरे इस विलयन में तो है कॉपर प्लस प्लस। देखिए कॉपर सल्फेट बुला है, कॉपर सल्फेट जैसे ही जाएगा यहाँ बना लेगा कॉपर प्लस प्लस, और SO4 क्या बना लेगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो इस विलयन का जो कॉपर प्लस प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेगा तो इस साइड जुड़ेगा और लेके क्या बना लेता है, कॉपर, ठीक है। और इन दोनों प्रक्रियाओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों प्रक्रियाओं को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए क्या यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पर आपको ये रिएक्शन मिलेगा, जिंक प्लस Cu प्लस प्लस, और इस साइड आपको मिला है जिंक प्लस 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 आपको मिला है Cu। यानी ये क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है।
ठीक है। और रेडॉक्स अभिक्रिया में इस वाले में हुआ है ऑक्सीकरण और इस वाले में क्या हुआ है, अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, अपचयन हुआ, दोनों प्रक्रिया इसमें हुई, ये हुआ रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसी के कारण देखिए यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट फ्लो जो हो रहा है किसी भी आपके गैल्वेनिक सेल में, उसका भी रीजन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया आपने देख लिया, इसी कारण ये भी आपका सारा का सारा प्रक्रिया हो रहा है। अब यहाँ बहुत जरूरी चीज आती है कि इस समय जो एनोड होगा और कैथोड कौन होगा। देखिए पहले ही हमने बताया कि जहां ऑक्सीकरण होगा उसे हम लोग कहते हैं एनोड, और जिसमें अपचयन होता है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड, ठीक है। इस साइड लिख देते हैं, इसमें आपका पहले वाले में ऑक्सीकरण हुआ है तो इसे कहेंगे एनोड, और यहाँ पर जिसमें अपचयन हुआ है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड, ठीक है। तो अब इस तरह आपने देख लिया एनोड कैथोड डिसाइड हो गया। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पर तो जो एनोड था वो प्लस था, लेकिन यहाँ पर एनोड माइनस है, यहाँ पर कैथोड जो है वो माइनस है, लेकिन यहाँ पर कैथोड तो प्लस है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि एनोड का प्लस माइनस से कोई संबंध नहीं है। एनोड का संबंध होता है ऑक्सीकरण अपचयन से। ऑक्सीकरण कहीं हो, चाहे प्लस पर हो चाहे माइनस पर, वो एनोड होगा, और अपचयन कहीं पर भी हो, चाहे प्लस और माइनस पर, वो होगा कैथोड। तो इस तरह आपने एनोड कैथोड भी समझ लिया कि आपको एनोड कैथोड देखना है, सेल जिस प्रकार का होगा उसी हिसाब से आपका एनोड कैथोड प्लस माइनस बन के आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह आपने सारी चीजों को देख लिया और आज के जितने पॉइंट थे उनको देख लिया। तो ये वीडियो खत्म करने से पहले एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ते हैं। आपको बता दें एक और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट बचा है जो आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है या बहुत अधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या है, वो टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल में अंतर, कि इनमें क्या क्या अंतर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आपको सारे अंतर जो है आपको यहाँ दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सब अंतर दिख रहा है, जैसे हम आपको सभी अंतर बता दे रहे हैं कि क्या क्या अंतर होगा, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए पहला अंतर क्या है, विद्युत अपघटनी सेल का देखते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में, और इसमें किसमें परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है, विद्युत ऊर्जा में। ये पहला अंतर है। आप एक कॉलम खींच के लिख सकते हैं विद्युत अपघटनी और गैल्वेनिक, इसमें लिख सकते हैं इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा में, और इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत सेल में, विद्युत ऊर्जा में। दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर यह है कि इस समय दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में रखे रहते हैं और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में रखे रहते हैं। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए कि इस समय जो धन ध्रुव है उस पर आपका हो रहा है ऑक्सीकरण, और इस समय देखिए ऋण ध्रुव पर हो रहा है ऑक्सीकरण। चौथा अंतर देखिए कि इस समय ऋण ध्रुव पर हो रहा है अपचयन, और इस समय हो रहा है धन ध्रुव पर अपचयन। पांचवा अंतर देखिए कि इस समय विद्युत अपघटनी सेल में जो धन ध्रुव है वो आपका एनोड, और गैल्वेनिक सेल में जो आपका धन ध्रुव है वो है कैथोड। छठवां अंतर देखिए कि इसमें ऋण ध्रुव है कैथोड, और इस समय ऋण ध्रुव है क्या है, एनोड। देखिए 6 अंतर हो गए। इतने अंतर, बहुत सारे और भी अंतर आप खोजेंगे तो मिल जाने आपको वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। अब देखिए ध्यान से, जो हम आपको पढ़ाते हैं वो आपका जो है कि इनका आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। जो पढ़ाते हैं तो इनका बहुत सारी चीजें हम आपको यहाँ नोट करवा देते हैं, ठीक है। तो उनका नोट्स बनाइए, और बहुत सारी चीजें हम बोल देते हैं, परिभाषाएं अधिकतर बोलते हैं या ये बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो आप उनको सुन के लिख लिया करिए, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट। अगर हम लिख देंगे तो आप उतार लेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से नहीं समझ आएगा, लेकिन आप हमारी बातों को सुनिए और फिर उसको नोट्स के रूप में लिखिए। देखिए वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आपको है तो वीडियो को फिर से पीछे ले जाइए, एक बार फिर से सुनिए और फिर लिखना की कोशिश करिए। देखिए आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि आप हमारी बातों को सुन के तब उसका नोट्स बनाएं, ये ज्यादा बेटर है। देख के लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए नहीं होने वाला। तो आज के जो पॉइंट थे वो यही होते हैं समाप्त। अब देखिए ये जो आज के पॉइंट थे ये केवल और केवल समझ लीजिए एक तरह से जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसका एक बेस था, ठीक है। अभी पूरा का पूरा चैप्टर तो बाकी है, लेकिन हाँ अब इतना जरूर है कि जितनी चीजें आपने पढ़ा यही चीज पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट होंगी, मतलब इन्हीं का प्रयोग होगा अलग अलग प्रकार से, कुछ नया अब नहीं आने वाला है। लेकिन अभी पूरा का पूरा चैप्टर समझ लीजिए बचा है, तो अब जितना भी चैप्टर बचा है अब हम लोग वो अगले पार्टों में देखने वाले हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आपको जो हमारे आगे आने वाले वीडियो हैं उनको देखने में आसानी होगी, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो आते ही एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो जिससे पता चल जाता है कि हमारे आगे वीडियो आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।